हमारा मेन कैरेक्टर कानेकी एक गरीब लड़का था जो एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा था। वो शाय और इंट्रोवर्टेड था। एक दिन जब वो अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था, एक स्टनिंगली ब्यूटीफुल लड़की अंदर आई। जैसे ही कानेकी ने उसे देखा, वो इंस्टेंटली उससे प्यार करने लगा। उसने नोटिस किया कि वो वही बुक पढ़ रही थी जो वो पढ़ रहा था। वो उसे बार बार देखता रहा और जब लड़की ने उसकी तरफ मुस्कुराया तो उसकी एडमिरेशन और बढ़ गई। बाद में उन्होंने अगले दिन एक दूसरे रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाया। जब वे मिले तो उन्होंने साथ में अच्छा समय बिताया। लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि उसका नाम री है। बाद में उसने कानेकी से रिक्वेस्ट की कि वो उसे उसके घर तक छोड़ दे क्योंकि वो डर महसूस कर रही थी। कानेकी ने अग्री किया और उसे उसके नेबरहुड तक अकंपनी किया। जैसे ही वे एक डार्क एली में पहुंचे, कानेकी ने उससे कहा, आई होप वी कैन मीट अगेन। अचानक लड़की ने उसे हग कर लिया और कहा, आवर फीलिंग्स आर म्यूचुअल कानेकी, आई लव यू। कानेकी बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी उसने लड़की से एक टेरिफाइंग ऑरा महसूस की। उसकी आईज रेड और ब्लैक हो गई और उसने अपना माउथ खोला और कानेकी को बाइट कर लिया। कानेकी शॉक था और उसे एहसास हुआ कि ये लड़की ह्यूमन नहीं है। उसे न्यूज में गूल्स के बारे में सुनी बातें याद आई, ऐसे क्रीचर्स जो इंसानों जैसे दिखते हैं लेकिन उनकी फ्लेश खाते हैं। कानेकी जमीन पर गिर पड़ा। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, जबकि री ने अपनी ट्रू फॉर्म रिवील कर दी जिसमें उसके बॉडी पर ब्लडी स्केल्स थे। उसने भागने की कोशिश की लेकिन वो नहीं भाग सका। लड़की ने उसे पकड़कर वॉल से टकरा दिया और उसे स्टैब कर दिया, जिससे उसकी ब्लीडिंग और बढ़ गई। वो मरने की कगार पर था, लेकिन तभी एक मिरेकल हुआ। एक क्रेन जो उनके ऊपर लटकी थी, उसकी केबल स्नैप हो गई और भारी मेटल री पर गिर पड़ा, जिससे वो मारी गई। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और कानेकी को हॉस्पिटल ले गई। उसकी हालत क्रिटिकल थी और उसके इंटरनल ऑर्गन्स सेवियरली डैमेज थे, जिससे रिकवरी इम्पॉसिबल थी बिना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के। डॉक्टर्स के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए उन्होंने री के ऑर्गन्स को कानेकी के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि कानेकी आधा गूल बन गया। जब उसने होश संभाला तो डॉक्टर ने उसे रियश्योर किया कि वो ठीक है और डिस्चार्ज हो सकता है। कानेकी घर लौट आया, लेकिन वो डिसगस्टेड महसूस कर रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। जब वो न्यूज देख रहा था तो उसने किसी को गूल्स के बारे में डिस्कस करते सुना, जो बता रहे थे कि उनका ओनली फूड सोर्स ह्यूमंस होते हैं और उनका सेंस ऑफ टेस्ट इंसानों से बिल्कुल अलग होता है। ह्यूमन फूड उन्हें अटली रिपल्सिव और इनएडिबल लगता है। टेरिफाइड होकर कानेकी ने इसे खुद टेस्ट करने का फैसला किया। उसने कई फूड्स ट्राई किए, लेकिन वो सब वॉमिट कर दिया, इवन उसके फेवरेट डिशेस भी। उसी मोमेंट उसे एहसास हुआ कि वो एक गूल बन चुका है। उसने मिरर में देखा और पाया कि उसकी आई रेड और ब्लैक हो गई थी। एंगर से भरकर उसने नाइफ उठाया और ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स को रिमूव करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खुद को स्टैब किया, नाइफ टूट गया। वो स्ट्रीट पर निकला, लेकिन एक ओवरवेलमिंग हंगर उसे घेरने लगी। जब भी उसने किसी ह्यूमन को देखा तो उसमें उन्हें खाने की इंटेंस अर्ज उठने लगी। तभी उसे एक डिलिशियस सेंट महसूस हुई जो उसकी माँ के खाने जैसी लगी। वह ईगर होकर उस खुशबू की तरफ दौड़ा, लेकिन जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि एक गूल एक ह्यूमन को डिवार कर रहा था। चारों तरफ ब्लड स्प्लैटर्ड था। कानेकी हॉरर से भर गया जब उसे एहसास हुआ कि वो एंटाइसिंग स्मेल वास्तव में ह्यूमन फ्लेश की थी। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। गूल को उस पर पिटी आई। उसने उस आर्म का एक टुकड़ा फाड़कर उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, हियर, टेक इट, वी आर इन द सेम सिचुएशन। तभी अचानक एक दूसरा गूल वहां आया और पहले गूल को मार दिया। उसने कानेकी को पकड़कर दीवार से टकराया और कहा, हाउ डे यू ट्रेसपास इन माय फीडी एरिया। कानेकी ने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की और कहा, आई वॉज जस्ट पासिंग बाय, आई डिडंट मीन एनीथिंग। लेकिन गूल ने उसकी बात नहीं मानी और उसे मारने ही वाला था कि तभी एक और गूल, जो फीमेल थी और जिसका नाम टीओए था, वहां आई। उसने अटैकर से कहा कि वह कानेकी को छोड़ दे, लेकिन गूल ने उसकी बात इग्नोर कर दी और अटैक कर दिया। टीओए ने अपनी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ से उसे एक सिंगल स्ट्राइक में घायल कर दिया, जिससे वो भागने पर मजबूर हो गया। फिर टीओए ने कानेकी की तरफ देखा, उसके हाथ में एक सेवियर्ड हैंड उठाई और कहा,
इफ यू नीड इट टेक इट। कानेकी हिचकिचाया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन नो वे नो वे नो वे नो वे नो वे, आई कांट बी अ कूल सीओ। मैं एक ह्यूमन हूं डीप इनसाइड। हालांकि वो अपनी गूल इंस्टिंक्ट से लड़ रहा था जो उसे ईट करने के लिए मजबूर कर रही थी। कानेकी ने रोना शुरू कर दिया, एक इंटेंस इंटरनल स्ट्रगल से ओवरवेल्म्ड होकर। तोक ने उसे कहा, अगर तुम रिफ्यूज करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो उसके पास आई और जबरदस्ती एक पीस ऑफ मीट उसके मुंह में डाल दिया। कानेकी उस टेस्ट से शॉक हो गया, लेकिन उसने तुरंत उसे स्पिट करने की कोशिश की और कहा, डोंट ट्रीट मी लाइक अ गूल, आई एम ह्यूमन, नॉट अ मॉन्स्टर लाइक यू। तोक उसकी जिद से गुस्सा हो गई और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी वहां आया और उसने कानेकी को बचाया। उसने कानेकी से कहा कि वो उसके साथ चले। उस आदमी ने कानेकी को एक दूसरी जगह ले जाकर कॉफी ऑफर की। कानेकी ने पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर ट्राई किया और टेस्ट से सरप्राइज हो गया। बुजुर्ग आदमी ने समझाया, कॉफी इज द ओनली फूड दैट गूल्स कैन कंज्यूम नॉर्मली। लेकिन उसने जोड़ा, ऑफ कोर्स कॉफी वोंट सैटिस्फाई योर हंगर, सो टेक दिस पीस ऑफ मीट टू ईट व्हेन द हंगर बिकम्स अनबियरेबल। हालांकि कानेकी इसे नहीं खाना चाहता था, फिर भी उसने वो मीट ले लिया और वहां से चला गया। बाद में टोका ने उस बुजुर्ग से पूछा कि उसने कानेकी की हेल्प क्यों की। उस आदमी ने कहा कि उसने राइस की मौत और उसके ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सुना था, जिससे कानेकी आधा गूल बन गया था। इसी बीच कानेकी अपने घर पर अपनी भूख से जूझ रहा था और अपनी गूल इंस्टिंक्ट्स को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी राइस उसके दिमाग में आई और उसे डार्क थॉट से बहकाने लगी। उसने कानेकी को लगातार उकसाया जब तक कि उसने बैग ऑफ मीट नहीं पकड़ लिया। लेकिन उसी समय उसके दोस्त का कॉल आया, जिससे वो शांत हो गया और उन ख्यालों से बाहर निकला। अगले दिन कानेकी स्कूल गया और अपने क्लासमेट्स को फूड एंजॉय करते हुए देखा, जिससे उसे पछतावा हुआ। बाद में उसने अपने दोस्त से मुलाकात की, जिसने उसे एक न्यू कोवर्कर और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से मिलने बुलाया। जब उन्होंने डोर खोला तो कानेकी हैरान रह गया। सामने वही गूल खड़ा था जिसने उस पर हमला किया था। दोनों शौक में एक दूसरे को घूरने लगे। गूल ने आगे बढ़कर कहा, माई नेम इज निशियो, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू कानेकी। बाद में वे बाहर गए, जहां निशियो ने पेस्ट्रीज खरीदी और सबके साथ बांटी। कानेकी को केक देखकर ही घिन आने लगी, लेकिन वो शॉक हो गया जब निशियो ने आराम से उसे खा लिया और कहा, हाउ डिलिशियस इट इज। कानेकी ने इसे इग्नोर किया और आगे बढ़ा, लेकिन अचानक निशियो ने उसके दोस्त को जोर से किक मारी, जिससे वो दूर जा गिरा। फिर निशियो ने कानेकी को पकड़ा और उसके पेट में जोर से पंच मारा, जिससे वो बुरी तरह खून से लथपथ हो गया। निशियो ने अपना फूड स्पिट किया और हंसते हुए कहा, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमंस कैन ईट दिस ट्रैश। इसके बाद उसने फिर से कानेकी के दोस्त को मारा और कहा, आई नो यू वर प्लानिंग टू गेट क्लोज टू हिम सो यू कुड ईट हिम। निशियो ने बेरमी से कानेकी के दोस्त के चेहरे को स्टॉम्प कर दिया, जिससे खून निकलने लगा। उसी समय कानेकी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने निशियो पर अपने बैकपैक से हमला कर दिया। निशियो ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग अटैकिंग मी विद अ बैकपैक? आर यू अ लेडी और समथिंग? फिर उसने कानेकी के दोस्त की तरफ देखा और अपना कागुने अनलीश कर दिया ताकि उसकी जान ले सके। जैसे ही कानेकी को अपने दोस्त के साथ बिताए गए सभी पल याद आए, उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने भी अपना कागुने निकाल लिया। हेट्रेड और एंगर से भरी एक भीषण लड़ाई छिड़ गई और कानेकी ने निशियो के पेट में हमला कर दिया। हालांकि उसने निशियो को हरा दिया, लेकिन फिर भी वो उसे बार बार स्टैब करता रहा। निशियो ने मर्सी की भीख मांगी, माफी मांगी, लेकिन कानेकी अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और तब तक हमला करता रहा जब तक खून हर जगह नहीं फैल गया। आखिरकार उसने निशियो को दूर फेंक दिया और अपने दोस्त के पास गया। उसी समय उसके दिमाग में फिर से राइस दिखाई दी और कहा, लुक एट हिम, फ्रेश एंड डिलिशियस, गो ऑन, ईट हिम एंड एंजॉय द टेस्ट। कानेकी अपने इंस्टिंक्ट्स के आगे झुकने ही वाला था कि अचानक उसने खुद को शांत किया और कहा, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। राइस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एग्जैक्टली, क्योंकि ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हें उसका खाना खाने का हक है। उसने कहा और उसकी थॉट्स को मैनिपुलेट करने लगी,
जब तक कि वो ऑलमोस्ट मान ही गया। उसी मोमेंट टीओए वहां प्रकट हुई और बोली, डिडंट यू से यू आर नॉट लाइक अस? और अब तुम अपने फ्रेंड को खाने वाले हो? कानेकी गुस्से में चिल्लाया, स्टे आउट ऑफ माई वे, या मैं तुम्हें मार दूंगा। टीओए ने अपना कागुने अनलीश किया और एक ही वार में कानेकी को बेहोश कर दिया। जब कानेकी जागा तो उसने अपने मुंह में ब्लड का स्वाद महसूस किया। एक ओल्ड मैन कमरे में आया और कानेकी ने उससे अपने फ्रेंड की वेयरअबाउट्स के बारे में पूछा। वो उसे उसके फ्रेंड के पास ले गया और आश्वस्त किया कि वह ठीक है। कानेकी ने स्वीकार किया, भूख ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था और अगर तुका ने रोक न लिया होता तो मैं उसे खा चुका होता। लेकिन अब मेरी भूख खत्म हो गई है और मेरे मुंह पर ब्लड के निशान हैं। मुझे सच बताइए, मेरे बेहोश होने के दौरान आपने मेरे साथ क्या किया? ओल्ड मैन ने जवाब दिया, इट्स बेटर इफ यू डोंट नो। उसी मोमेंट कानेकी को एहसास हुआ कि उसने ह्यूमन फ्लेश खा लिया है। वो आंसुओं में टूट गया और कहा, अगर मैं अपने फ्रेंड के साथ रहूं तो मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ सुरक्षित रहेगा या नहीं। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे उससे दूर रहना होगा। मैंने ह्यूमंस की दुनिया का हूं, नहीं गूल्स की। ओल्ड मैन ने जवाब दिया, नहीं, तुम दोनों हो, ह्यूमन और गूल। तुम ही वो जिसे दोनों वर्ल्ड्स में जगह मिली है। हमारे साथ रहो और अब से तुम जानोगे कि क्या हम सिर्फ सैवेज मॉन्स्टर्स हैं या ऑर्डिनरी पीपल। कानेकी ने गूल्स के साथ रहना शुरू कर दिया, जो उस ओल्ड मैन के द्वारा चलाए जा रहे एक कैफे में रहते थे। उसने बताया कि वे एक गूल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे टीयू कहा जाता है। कैफे में गूल्स और ह्यूमंस दोनों आते हैं क्योंकि ये एक रेगुलर कॉफी शॉप की तरह दिखता है। इसी दौरान सीसीजी, कमीशन ऑफ काउंटर गूल, जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गूल्स को इरेडिकेट करने के लिए एक मीटिंग रखती है। वे 20th वार्ड में बढ़ती हुई मर्डर्स की संख्या पर चर्चा करते हैं और एक इन्वेस्टिगेटर को वहां गूल खोजने के लिए असाइन करते हैं। कानेकी की तरफ लौटते हुए ओल्ड मैन उसे सैंडविचेस ऑफर करता है और खाने के लिए कहता है। कानेकी एक सैंडविच खाता है, लेकिन उसे वो भयानक लगता है। ओल्ड मैन उसे आसानी से खा लेता है और समझाता है कि प्रैक्टिस से वह भी ह्यूमन फूड खा सकता है, लेकिन उसे बाद में रिमूव करना जरूरी होगा, वरना ये हार्मफुल हो सकता है। फिर वो कानेकी को शुगर क्यूब्स देता है और कहता है, इन्हें कॉफी में डिसोल्व कर लेना जब भी भूख लगे। कानेकी उसे धन्यवाद देता है और पूछता है कि ये किस चीज से बने हैं। ओल्ड मैन जवाब देता है, इट्स बेटर नॉट टू नो। इसके बाद वो कानेकी से कहता है कि वो टीओए की जगह फूड लाने की जिम्मेदारी ले, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त है। कानेकी हिचकिचाता है और कहता है, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं किसी को मार नहीं सकता। ओल्ड मैन उसे आश्वस्त करता है कि उसे किसी को मारने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद समझ जाएगा। कानेकी एक अंतिक मेंबर के साथ हाई क्लिफ के पास एक डिस्टेंट लोकेशन पर जाता है। गलती से वो फिसल कर गिर जाता है, लेकिन अपने कागुने का उपयोग करके खुद को बचा लेता है। वहां उसे एक ह्यूमन कॉर्प्स मिलता है और वो घबरा जाता है। उसका साथी नीचे आता है और समझाता है कि कई लोग यहां सुइसाइड करने आते हैं, इसलिए वे केवल सुइसाइड विक्टिम्स के बॉडीज लेते हैं। फिर वो कानेकी को बॉडी को बैग में रखने के लिए कहता है। कानेकी डर महसूस करता है, लेकिन जब वो आदमी मृत व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है तो वो थोड़ा शांत हो जाता है। इसी दौरान इन्वेस्टिगेटर्स गूल्स का शिकार करना शुरू कर देते हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है उसे एलिमिनेट कर देते हैं। उनके पास इतने टेरिफाइंग स्किल्स होते हैं कि उनसे बचना लगभग असंभव होता है। बाद में कानेकी अंतिक में एक रूम में प्रवेश करता है और देखता है कि एक गर्ल खून से सना खाना खा रही है। उस सीन को देखकर वो भयभीत हो जाता है, माफी मांगता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। कोई उसे बताता है कि गूल्स को खाना खाते हुए देखना पसंद नहीं होता, खासकर लड़कियों को। कानेकी फिर से माफी मांगता है और उसे एक कप ऑफ कॉफी लाकर देता है। लड़की उसकी माफी स्वीकार कर लेती है और बाद में उसकी दोस्त बन जाती है। उसका नाम एमी है और वो अपनी माँ के साथ अंतिक में रहती है। जब कानेकी उससे बातें करने और उसे लिखना सिखाने लगता है तो वो बेहद खुश हो जाती है। एक दिन एक आदमी जिसका नाम सुकुक कियामा है कैफे में प्रवेश करता है। वो कानेकी के पास आता है, उसे सूंघता है और कहता है, यू स्मेल डिलिशियस, आई सी यू लेटर डियर कॉनी। वो आदमी हाईली सस्पिशियस लगता है और होका चेतावनी देता है हनीकी को कि वो उससे दूर रहे। बाद में केन जाता है तोआ के रूम में
और जब वे साथ बैठे होते हैं तभी उसकी फ्रेंड मिलने आती है। जब वो कनकी को वहां देखती है तो वो शॉक हो जाती है और स्थिति को गलत समझ लेती है। वो तोआ के लिए बनाया हुआ मील छोड़कर गुस्से में बाहर चली जाती है। कानेकी पूछता है कि वो उस खाने का क्या करने वाली है। तोआ जवाब देती है कि उसकी फ्रेंड ने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है, इसलिए वो इसे जरूर खाएगी। वो मील खा लेती है, भले ही उसे पसंद ना आए, जिससे कानेकी को आश्चर्य होता है और उसे एहसास होता है कि तोआ का दिल बहुत काइंड है। अगले दिन सुकियामा यूनिवर्सिटी आता है और कानेकी से बात करता है, उसके करीब आने की कोशिश करता है। वो कहता है, वैसे मुझे वही बुक पसंद है जो तुम पढ़ रहे हो, क्यों ना हम साथ में लाइब्रेरी चलें? बाद में केनेकी को तोआ की चेतावनी याद आती है और वो अपोलोजाइज करता है, सॉरी, आई कांट। सुकी अफसोस के साथ जवाब देता है, नो प्रॉब्लम, मैं माफी चाहता हूं अगर मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन तुम ही हो जो मेरे जैसे हो। ज्यादातर गूल्स को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं होती और मैं एक फ्रेंड की तलाश में था जो मेरे पसंदीदा विषयों पर चर्चा कर सके। सुकी की बातों से प्रभावित होकर केकी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। सुयमा फिर एक सिनिस्टर लाफ छोड़ता है। बाद में वे लाइब्रेरी जाते हैं और वहां केकी गलती से अपनी फिंगर काट लेता है। सुगियामा उसे एक हैंडकरचिफ देता है और कहता है कि वो उसे धोकर लाएगा। सुकी बाथरूम में जाकर उस हैंडकरचिफ को सूंघता है और पूरी तरह अपना कंट्रोल खो देता है, एक हिस्टेरिकल फ्रेंजी में चला जाता है। मैंने कहा था ना भाई कि ये आदमी शुरू से ही सस्पिशियस था। इसके बाद सुकी कानेकी को एक पार्टी में इनवाइट करता है। कानेकी तैयार होता है, सूट पहनता है और जाने के लिए निकलता है। अचानक पूरे वेन्यू में डार्कनेस छा जाती है और कानेकी खुद को एक स्टेज लाइक एरिया में खड़ा पाता है। सुकी अपनी सिनिस्टर प्लान का खुलासा करता है। वो केकी को सभी गेस्ट्स के लिए एक मील के रूप में प्रेजेंट करना चाहता है। वो उस हैंडकरचिफ को भीड़ में फेंकता है और कहता है कि उसकी सेंट को सूंघकर वे जान जाएंगे कि वो कितना डिलिशियस है। भीड़ उत्तेजित हो जाती है और शो शुरू होता है। एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर अरीना में आता है और केकी पर हमला करता है। केकी भागने की कोशिश करता है, लेकिन डोर्स बंद है, कोई रास्ता नहीं बचा। वो क्रीचर उसे एक जोरदार ब्लो मारता है, जिससे उसकी स्कल लगभग टूट जाती है। केकी खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हेल्पलेस महसूस करता है। वो नीचे गिर जाता है और उसे दीवार से जोरदार किक मारी जाती है। मॉन्स्टर उसे उठाकर इतनी ताकत से चोक करता है कि ऐसा लगता है कि उसकी नेक टूट जाएगी। तभी केकी अपनी गूल पावर्स को टैप इनटू करता है, खुद को फ्री करता है और एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे मॉन्स्टर उड़ जाता है। सभी कानेकी की स्ट्रेंथ देखकर दंग रह जाते हैं, खासकर सुकी, जो शॉक हो जाता है जब वो कानेकी की एकल गूल आई देखता है। वन आइड गूल्स बेहद दुर्लभ होते हैं और असाधारण एबिलिटीज रखते हैं। ऐसा लगता है कि सुकी अपना माइंड खो देता है। वो सबको एक तरफ धकेलता है और कनिकी के पास आता है। वो फाइट रोकता है, उससे माफी मांगता है और कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन अपने माइंड में वो कसम खाता है कि अब कोई और कानेकी के फ्लेश का टेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि वो खुद उसे ईट करने की योजना बना रहा है। बाद में केकी सड़कों पर भटक रहा होता है जब वो कुछ थग्स को देखता है जो बेरमी से किसी को पीट रहे होते हैं। उसे एहसास होता है कि वो निशिकी है। केकी दखल देने की कोशिश करता है और शांतिपूर्वक बात करता है, लेकिन एक थग इतनी जोरदार पंच मारता है कि उसकी हेड लगभग उड़ जाती है। थग्स उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन केकी आसानी से उनके वारों को डॉज कर देता है और देखता है कि उसकी स्किल्स कितनी बेहतर हो गई है। वो एक को जबरदस्त ब्लो मारकर गिरा देता है। इसके बाद कानेकी निशी को घर ले जाता है। निशी हैरान होकर पूछता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? जब निशी की वाइफ दरवाजा खोलती है तो निशी कहता है, ये वही लड़का है जिसने पहले मुझे लगभग किल कर दिया था और अब ये मेरी मदद कर रहा है। क्या ये अजीब नहीं है कि लाइफ कैसे काम करती है? कनिकी फिर निशी की वाइफ से पूछता है कि वो उसके साथ कैसे रह सकती है, ये जानते हुए कि वो एक गूल है और लोगों को किल करता है। वो जवाब देती है कि उसने उससे लव किया और जब तक वो उसके फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तब तक वो इसे नजरअंदाज करने के लिए तैयार है। बाद में जब वे चल रहे होते हैं, निशिकी की वाइफ अचानक किडनैप हो जाती है। किडनैपर और कोई नहीं बल्कि सुकी होता है। जब कनिकी घर लौटता है तो उसे एक नोट मिलता है। सुक्की ने उसे बुलाया
कि अगर वो उसे वापस पाना चाहता है तो अभी आए। उसी क्षण निशिकी आता है और स्थिति के बारे में जानता है, फिर कानेकी के साथ जाने का फैसला करता है। सुकी ने एक वुमन को एक चर्च में कैद कर रखा है। जब कानेकी और निशिकी वहां पहुंचते हैं तो एक फाइट छिड़ जाती है। सुकी अपनी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ दिखाते हुए कानेकी पर जोरदार वार करता है, जिससे वो लगभग टूट जाता है। अचानक तोआ प्रकट होती है और टोकियामा के चेहरे पर एक निशान छोड़ते हुए एक पावरफुल स्ट्राइक मारती है। हालांकि सुकी जल्दी से ठीक हो जाता है, अपनी शर्ट फाड़ता है और गंभीरता से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। बैटल शुरू होती है सुकी और तोआ के बीच, और कानेकी भी अपनी जस्टिस के लिए लड़ने में शामिल हो जाता है। दोनों मिलकर एक कंबाइंड अटैक करते हैं, जिससे सुएमा लगभग हार जाता है, लेकिन वो चौंका देता है और अपने हाथों से उन्हें पकड़ लेता है। वो कानेकी का हाथ तोड़ देता है और उसके स्टमक में एक डेवस्टेटिंग ब्लो मारता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तोआ पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन सुकी उसे पकड़ लेता है और एक गहरी वाउंड देता है। फिर वो निशिकी की वाइफ की ओर बढ़ता है उसे मारने के लिए। इसी क्षण निशिकी हार मानने लगता है और उसे याद आता है जब केकी ने उसे पहले हराया था। वो घर लौटता है, बुरी तरह घायल और दर्द से चिल्लाता है। उसकी वाइफ उसकी आवाज सुनती है और उसकी जांच करने आती है, लेकिन वो अपनी हंगर के कारण खुद पर नियंत्रण खो देता है और उसे लगभग खा जाता है। उसी क्षण निशी की वाइफ हैरान होकर कहती है, आयु अगूल? निशी सोचता है कि ये अंत है और वो उसे रिपोर्ट कर देगी, लेकिन वो उसे चौंका देती है। अपनी शर्ट उतारते हुए कहती है, हियर यू गो। निशिकी उसकी ओर झपटता है और काट लेता है, लेकिन वो कहती है, यू आर द ओनली वन हु एवर वैल्यूड मी। आफ्टर माई फैमिली डाइड, आई हैड नोवेयर टू गो एंड वॉज रेडी टू एंड माई लाइफ, बट यू सॉ मी एंड बिकेम द रीजन आई केप्ट गोइंग, सो टेक माई लाइफ एंड स्टे अलाइव, निशिकी। निशिकी भावनात्मक रूप से हिल जाता है और उसे छोड़ देता है। सीन वर्तमान में लौटता है, जहां निशिकी गुस्से से उबलता हुआ सुकी पर लगातार अटैक करता है, लेकिन सुकी बार बार उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बावजूद निशिकी हार मानने से इनकार करता है। फाइट जारी रहती है जब तक कि निशिकी को पेट में एक गहरी वाउंड नहीं मिलती और उसे जमीन पर पटक दिया जाता है, लेकिन वो फिर भी उठता है, केवल फिर से बेरमी से गिरा दिए जाने के लिए। जैसे ही सुकी निशी की वाइफ को मारने की ओर बढ़ता है, निशी उसे कसकर पकड़ते हुए कहता है, आई वोंट लेट यू टच हर। सुकी निशी को उठाता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन अचानक कनिकी हस्तक्षेप करता है। पहले से योजना बनाकर तोआ कनिकी को काटती है, जिससे उसकी एनर्जी बहाल हो जाती है और वो अपनी कागुने खोलती है। वो सुकी पर एक ही वार करती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। सुकी निशिकी की वाइफ की ओर भागने की कोशिश करता है अपनी स्ट्रेंथ वापस पाने के लिए, लेकिन निशिकी उसका रास्ता रोक देता है। सुकी बार बार निशिकी को लात मारता है, जिससे तोक को मौका मिलता है कि वो सुगियामा का हाथ काट दे। सुकी जमीन पर गिर जाता है और आखिरकार बैटल समाप्त होती है। निशिकी अपनी वाइफ को दिलासा देने के लिए पास आता है, लेकिन तोक हस्तक्षेप करती है और कहती है, स्टे अवे फ्रॉम हर। दिस वुमन हैज सीन अस एंड कैनॉट लाइव बिकॉज शी माइट रिपोर्ट अस। आई किल हर हियर। निशिकी अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तोक उसे कई बार छुरा घूम देती है, जिससे वो निष्क्रिय हो जाता है। जब महिला की ब्लाइंड फोल्ड हटाई जाती है और वो तोक को देखती है तो वो कहती है, यू आर सो ब्यूटिफुल। तोक इस टिप्पणी से स्तब्ध रह जाती है और महिला को छोड़कर बाहर चली जाती है। बाद में तोआ अकेली बैठकर खुद से कहती है, आई विल नेवर बी ब्यूटिफुल। इन घटनाओं के बाद जीवन सामान्य होने लगता है और निशिकी ग्रुप में शामिल होकर उनके साथ काम करने लगता है। इस बीच एमी रोती है और अपनी मदर से कहती है कि वो अपने फादर को देखना चाहती है। छोटी गर्ल बाहर भागती है और कहानी एक अलग मोड़ लेती है। हम उसके फादर को एक मेडिकल क्लिनिक में देखते हैं। अचानक एक ताकतवर मैन बिना किसी चेतावनी के अंदर घुसता है और एक जोरदार पंच मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। ये पता चलता है कि बाहर इन्वेस्टिगेटर्स पहले से तैयार थे। वे अपने कार्गो वेपन्स केस से निकालते हैं और उनमें से एक कहता है, वी फाइनली फाउंड यू जेसन। घोल्स के लीडर के खिलाफ एक भयंकर फाइट होती है, जिससे पता चलता है कि जेसन एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। वो आसानी से उनके अटैक से बच जाता है
और बिना किसी कठिनाई के वार करता है। इन्वेस्टिगेटर्स अपने कागन वेपन्स का उपयोग करते हैं, लेकिन वे उसे चोट पहुंचाने में असफल रहते हैं। वे उसे घेर लेते हैं, लेकिन वो एक ही चाल में उनके कागन को तोड़ देता है। जेसन उन्हें कहता है, अब के लिए बस बहुत हुआ, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं बाद में तुम्हारे लिए लौटूंगा। जेसन के जाने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स एम के पिता की हत्या करने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। वो अपने कागन से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत कमजोर होता है और अंततः मारा जाता है। उसी समय एम की मां उसे दिलासा देती है, तुम्हारे पिता जल्द ही वर्क से लौट आएंगे, तैयार हो जाओ, बिना अपने पति की डेथ के बारे में जाने। मां एम को बाहर टहलाने ले जाती है, लेकिन अचानक एम अपने पिता की सेंट को महसूस करती है और चिल्लाते हुए भागती है। मुझे यकीन है कि वो पास में है। वो उस जगह पहुंचती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके पिता की सेंट का उपयोग करके उसे फंसाया था। वे घिर जाते हैं और एक इन्वेस्टिगेटर कहता है, तुम दोनों यही मारे जाओगे। मां अपना कागुने निकालती है और एम को भागने का आदेश देती है। छोटी बच्ची शोक में डूब जाती है, लेकिन मां गुस्से में चिल्लाकर उसे भागने को मजबूर करती है। एम रोते हुए सड़कों पर भागती है, मदद के लिए पुकारती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। तभी कानेकी पास से गुजर रहा होता है और उसे देख लेता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, और वे जल्दी से उस जगह की ओर बढ़ते हैं। वे वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि मां फाइट के लिए तैयार हो रही है, लेकिन वो अचानक शॉक में जम जाती है। इन्वेस्टिगेटर खुलासा करता है कि उसने उसके पति की कॉर्प्स को अपने केस में रख दिया था, इसलिए एम को उसकी सेंट पहले से महसूस हुई थी। उसने उसके पति को मारकर एक कागुने वेपन में बदल दिया था। इन्वेस्टिगेटर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, आओ और अपना दुख और गुस्सा दिखाओ। कानेकी एम को पकड़े हुए दूर से ये दृश्य देखता है। मां एक दुख भरी स्माइल देती है और इन्वेस्टिगेटर सबके सामने उसका डिकैपिटेट कर देता है। एम जोर से रोने लगती है, जबकि कानेकी स्तब्ध खड़ा देखता रहता है। सब मां की डेथ से स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन टोका सबसे ज्यादा क्रोधित होती है और इन्वेस्टिगेटर से बदला लेने की कसम खाती है। टोका टीम से मदद मांगती है, लेकिन लीडर इसे बहुत खतरनाक मानकर मना कर देता है। टोका इस निर्णय को अस्वीकार करते हुए अकेले निकल पड़ती है। इस बीच कानेकी पछतावे में रोता है, खुद को कमजोर होने और मां को अपनी आंखों के सामने मरने देने के लिए दोषी मानता है। उसी समय इन्वेस्टिगेटर एम को भी मारने की योजना बनाता है, जैसे कि इस परिवार के अलावा कोई और घोल्स अस्तित्व में ही नहीं है। बाद में इन्वेस्टिगेटर्स असिस्टेंट को उसके स्थान से निकलते हुए देखा जाता है, जबकि टोका उसे दूर से देखती है। असिस्टेंट एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां वह अपने 2 कोलीग से मिलता है और हंसी मजाक करता है। कुछ देर बाद इन्वेस्टिगेटर अपने कोलीग्स के साथ निकलता है। चलते चलते टोका अचानक प्रकट होती है और पहले को मार देती है। वो दूसरे की ओर बढ़ती है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। टोका और इन्वेस्टिगेटर के बीच बैटल शुरू हो जाती है और वो जल्दी ही उस पर भारी पड़ती है, लेकिन तभी उनका लीडर आता है और उसे चिढ़ाने लगता है। एम की मां और बेटी का मजाक उड़ाता है। गुस्से में टोका लापरवाही से हमला करती है, जिससे लीडर को उसे गिराने का मौका मिल जाता है। टोका को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। टोका एम को उसकी मां की लॉस पर रोते हुए पाती है। वो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देती है, लेकिन जब वापस आती है तो पाती है कि एम अपने रूम से गायब है। टोका और कानेकी उसे हर जगह खोजते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। इस बीच एम एक परित्यक्त टनल में पहुंचती है, जहां उसे उसकी मां का बॉडी एक बैग में भरा हुआ मिलता है। वह जोर से चीखती है, जो पूरे क्षेत्र में गूंज उठती है। टोका उसकी ओर दौड़ती है, जबकि कानेकी देखता है कि इन्वेस्टिगेटर ऊपर से आ रहा है। कानेकी तुरंत इन्वेस्टिगेटर के सामने कूद जाता है और कसम खाता है कि वो एम को चोट नहीं पहुंचाने देगा। टोका एम तक पहुंचती है और उसे बैग पकड़े हुए पाती है। वो पूछती है, तुम्हारे हाथ में क्या है? एम जवाब देती है, ये मेरी मां है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। हमने ऐसा क्या किया जो हमें ये सब सहना पड़ा? क्या सिर्फ अलाइव रहना ही अपराध है? टोका उसे गले लगाती है और कड़वे आंसू बहाने लगती है, एक ऐसे सीन में जो शोक और दुख से भरा हुआ है। अचानक ही इन्वेस्टिगेटर प्रकट होता है और उन्हें चिढ़ाने लगता है, कहते हुए, क्या तुम्हें अपनी मां की याद आई?
क्या तुम्हें वो गिफ्ट पसंद आया जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा था? फ्यूरियस टोका क्रोध से भर जाती है। उसी क्षण कानेकी अपना मास्क पहनता है और इन्वेस्टिगेटर का सामना करता है एक भयंकर लड़ाई में। कानेकी खुद पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करता है, अधिक क्षति से बचते हुए, लेकिन इन्वेस्टिगेटर उस पर शक्तिशाली प्रहार करता है। फिर वह अपने कागुने को अपने केस से निकालता है और कानेकी पर वार करता है, जिससे वो उड़कर दूर जा गिरता है। उसी समय टोका दूसरे इन्वेस्टिगेटर से लड़ रही थी, जो अपने कागुने को जंगली तरीके से घुमा रहा था। हालांकि उसे यह महसूस नहीं हुआ कि वो एक संकीर्ण स्थान में था, जो कॉलम से भरा हुआ था, और उसका कागुने उनमें उलझ गया। टोका ने इस मौके का फायदा उठाया और एक जोरदार प्रहार किया, जिससे वो दीवार से टकरा गया। इन्वेस्टिगेटर ने कानेकी की ओर देखा और कहा, मैं हमेशा से तुम गूल से एक सवाल पूछना चाहता था। तुम इंसानों को खाते हो और उनका शिकार करते हो बिना उनकी फैमिलीज और प्रियजनों की परवाह किए। तुम जैसे क्रीचर्स का अस्तित्व ही क्यों है? तुम कुछ और नहीं, बस मॉन्स्टर्स हो। उसी समय टोका दूसरे इन्वेस्टिगेटर से कहती है, मेरी फ्रेंड को तुम्हारी जाति ने मार डाला, जबकि वो दयालु थी और उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी ह्यूमन की हत्या नहीं की। इन्वेस्टिगेटर कानेकी से जवाब देता है, मेरा फ्रेंड भी अभी अभी टोका द्वारा मारा गया। क्यों मारा गया? क्या सिर्फ इसलिए कि वह एक इन्वेस्टिगेटर था, या सिर्फ इसलिए कि वह ह्यूमन था? इसी बीच टोका भी अपने अपोनेंट से वही सवाल करती है, मेरी फ्रेंड को क्यों मारा गया? सिर्फ इसलिए कि वह एक गूल थी। ये दोनों पक्षों के बीच गहरी कॉन्फ्लिक्ट थी, जहां प्रत्येक दूसरे को मॉन्स्टर समझ रहा था और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ था। कानेकी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो स्थिति को समझ सकता था, इंसानों और गूल्स के बीच खड़ा था, दोनों की पीड़ा को महसूस कर रहा था। उसी समय इन्वेस्टिगेटर ने एमी की मां के कागुने का उपयोग कर टोका को पीछे धकेल दिया। जब एमी ने इसे देखा तो वो गहरे सदमे में आ गई। इन्वेस्टिगेटर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या ये तुम्हें पहचाना सा लग रहा है? ये तुम्हारी मां का कागुने है। एमी ने दर्द से भरी चीख निकाली, जबकि टोका अपना संयम खो बैठी और इन्वेस्टिगेटर पर हमला कर दिया। लेकिन उसने उसके पेट पर वार किया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अब तुम्हें किस कागुने से मरना पसंद होगा, मॉमीज या डैडीज? कानेकी ने इन्वेस्टिगेटर को समझाने की कोशिश की, चाहे गूल्स हो या ह्यूमंस, दोनों ही गलत है। इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना जरूरी है और हमें शांति से सहस्तित्व का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन इन्वेस्टिगेटर ने उसे नजरअंदाज करते हुए उसे जोरदार प्रहार से दूर फेंक दिया और कहा, मुझे इस नॉनसेंस के लिए समय नहीं है। कानेकी ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं तुम्हें समझा कर रहूंगा। उसने अपनी गूल पावर्स को मुक्त किया, इन्वेस्टिगेटर पर झपटा और उसे काट लिया। लड़ाई शुरू हो गई और कानेकी ने इन्वेस्टिगेटर को कमजोर कर दिया, उसके कागुने को निष्क्रिय कर दिया। कानेकी ने घोषणा की कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर बिना अपने कागुने के नहीं लड़ सकता था। लेकिन कानेकी की गूल इंस्टेंस उस पर हावी होने लगी और उसकी भूख जाग उठी। उसने इन्वेस्टिगेटर से कहा, भागो, कृपया भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें मारने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। इन्वेस्टिगेटर ने भागने से इनकार कर दिया और कानेकी पर हमला कर दिया, लेकिन कानेकी ने उसे आसानी से एक ही प्रहार में दूर फेंक दिया और फिर चेतावनी दी, कृपया भाग जाओ, मुझे किलर मत बनाओ। उसी समय दूसरा इन्वेस्टिगेटर एमी को चिढ़ा रहा था, जबकि टोका एक दर्दनाक स्थिति में पड़ी थी। इन्वेस्टिगेटर उसे खत्म करने वाला था, लेकिन अचानक उसका हाथ कट गया। यह खुलासा हुआ कि एमी ने अपना कागुने मुक्त कर लिया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरे पेरेंट्स कागुने को इस घिनौने तरीके से इस्तेमाल करने की हिम्मत मत करना। उसने पूरी ताकत से इन्वेस्टिगेटर पर हमला किया, जिससे वो उसकी कागुने की शक्ति से स्तब्ध रह गया। वो बड़बड़ाया, मैं तुम्हारा कागुने भी लूंगा। लेकिन एमी ने उसे हवा में उठा लिया, उसकी टांग काट दी और उसे जमीन पर पटक दिया। टोका ने एमी को उसे खत्म करने के लिए कहा, लेकिन एमी ने उत्तर दिया, मैं उसे मारना नहीं चाहती। रिवेंज मेरे माता पिता को वापस नहीं लाएगा और नहीं, ये मेरी मदद करेगा। इन्वेस्टिगेटर हंस पड़ा और उससे कहा, तुम सही कह रही हो, फैम को एक साथ रहना चाहिए, तो मैं तुम्हें अभी उनके पास भेज देता हूं। लेकिन तभी
टोका ने उसे पीछे से एक घातक वार किया, आखिरकार उसे मार दिया। दूसरा इन्वेस्टिगेटर जमीन पर पड़ा सोच रहा था कि कानेकी ने उसे क्यों बख्श दिया और वो क्यों रो रहा था। उसी समय कानेकी भूख से पूरी तरह से बेकाबू हो गया और फ्लेश की तलाश में भटकने लगा। अचानक उसने किसी को अपने पीछे देखा और तुरंत हमला किया, उसे चाकू घूम दिया। लेकिन यह देखकर वो दंग रह गया कि वो उसका कोवर्कर था जो एंटिक कैफे से उसे मांस देने आया था ताकि उसकी भूख शांत हो सके। और इस प्रकार लड़ाई समाप्त हो जाती है और सभी अपने स्थानों पर लौट आते हैं। इन्वेस्टिगेटर सुरंग में प्रवेश करता है, अपने बॉस को मृत पाता है, उसे उठाता है, उसकी आंखें बंद करता है और कड़वे आंसू बहाता है। ये इस एनीम के इस भाग का अंत दर्शाता है। अगले भाग में आप कहानी में बड़े ट्विस्ट्स और कानेकी के चरित्र में पूरी तरह बदलाव देखेंगे, जो एक अजय शक्ति बन जाएगा। यदि आप दूसरा भाग चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए और मैं इसे इस हफ्ते रिलीज करने का वादा करता हूं। जल्द ही मिलते हैं।